अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में यार आज हम इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब वो है न्यूक्लियर डीकमिशनिंग। अब ये न्यूक्लियर डीकमिशनिंग होता क्या है, पाकिस्तान का इस बारे में क्या एक्शंस हैं, लेट्स सी। बिफोर गोइंग टू लेक्चर ऑब्वियसली लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, तो कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहे। थोड़ा सा हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर रेस के बारे में, फिर हम न्यूक्लियर डीकमिशनिंग के बारे में आते हैं। तो साउथ एशिया में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो 1956 के करीब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप की थी, ठीक है। और फिर उन्होंने मई 18 1974 को उन्होंने ना पोखरान 1 टेस्ट भी कर लिया था। दिस वाज ऑब्वियसली पीस पर्पस के लिए था, विद द नैरेटिव ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को पोखरान 2 किया। एंड इसी की रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी में 7 के करीब धमाके किए थे। 7 किए थे, 6 किए थे, आई एग्जैक्टली डोंट नो। तो यहाँ पे ये सीन है। आज की डेट में इंडिया के पास तकरीबन 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसके अलावा उनके मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं जो कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 160 के करीब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, और पाकिस्तान की जो पीसफुल फैसिलिटीज़ है वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लाइक 2 to 3% हम एनर्जी न्यूक्लियर से लेते हैं। तो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री। 1956 से शुरू हुआ, 1964-65 में पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर ली थी, 67 में सॉरी। तो 74 में इंडिया ने तो खैर धमाके कर दिए, और पाकिस्तान ने फिर 1998 में इंडिया के रिटेलिएशन में धमाके किए थे। दिस इज़ द सिनेरियो इन साउथ एशिया। अब यार न्यूक्लियर डीकमिशनिंग की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। व्हाट इज़ एक्चुअली डीकमिशनिंग, न्यूक्लियर डीकमिशनिंग। डीकमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ना ख़त्म करना, किसी का डिसमेंटल करना, फंक्शन उसका ख़त्म कर देना। तो न्यूक्लियर डीकमिशनिंग मीन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनको उनका जो उनको ख़त्म करना, उनके फंक्शन को ख़त्म करना। इट इज़ नॉट अबाउट वो जो पाकिस्तान में हमेशा ही प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर के पीछे पड़ी है पाकिस्तान के। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। न्यूक्लियर डीकमिशनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिसमेंटल किया जाता है, तब जब वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी काम करने के काबिल नहीं रह जाती। दिस में बी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी, ठीक है। दिस इज़ नॉट अबाउट अबॉलिशिंग द न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है। पुर्जे वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है ना। सेम इज़ द केस विद के न्यूक्लियर फैसिलिटी की भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जो कि अबाउट 60 ईयर्स होता है। तो उसके अंदर अंदर किसी भी मुल्क को न्यूक्लियर डीकमिशनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज दिस कैन कॉज हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें रेडिएशंस आ सकती हैं, उसमें इंसिडेंट्स आ सकते हैं, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। अच्छा, न्यूक्लियर डीकमिशनिंग का मकसद क्या होता है, क्यों करता है कोई भी मुल्क, है ना। तो ये हम देखते हैं। ये बेसिकली यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। दिस कैन बी इकोनॉमिक रीज़न, दिस कैन बी सिक्योरिटी रीज़न और पॉलिटिकल रीज़न, ठीक है। अब दुनिया में इस वक्त जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनमें 127 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको डीकमीशन होना चाहिए एज़ पर 2010। अभी तो खैर ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको बंद क्यों किया जा रहा है, वो है इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन क्या है कि 1989 से पहले जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, आप जानते हैं 1989 के बाद या 1990s के बाद क्या हुआ था और पहले क्या हुआ था। पहले जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती थी वो मैनुअल होती थी। अभी डिजिटल फॉर्म आ चुके हैं, कंप्यूटर ईजाद हो गया था, कंप्यूटर वाज इन द मार्केट। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। क्या आप कह सकते हैं 1989 से पहले जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कायम हुई हैं दुनिया में, वो इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, जिस वजह से इनको बंद किया जाना ज़रूरी है। जो दूसरी रीज़न है वो 7 के करीब फैसिलिटीज़ हैं दुनिया में जो कि एक्सीडेंट या सीरियस इंसिडेंट की वजह से बंद की जा रही हैं या की गई हैं। इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है 2011 में जापान में जब ज़लज़ला आया था। दैट वाज हॉरिबल इंसिडेंट। मैं भी आई स्टिल रिमेंबर द फुटेजेस ऑन द टीवी।
तो फुकुशिमा रिएक्टर जो था वो लाइक वो ज़लज़ले की वजह से, वो अर्थक्वेक की वजह से सारा का सारा ही ख़राब हो गया था। अब उसकी वजह से स्पिल ओवर शुरू हो गया था रेडिएशन का। तो वो 4 किलोमीटर का तकरीबन एरिया है, उन्होंने वो सारा का सारा ही फॉर द लाइफ टाइम सीज़ कर दिया हुआ है। तो ये दूसरी रीज़न है कि स्पिल ओवर ऑफ रेडिएशंस या इसी तरह की कोई भी कंडीशन। चेरनोबिल का बड़ा मशहूर एक्सीडेंट है, तो वो भी एक रीज़न है। तो ये इकोनॉमिक होगी, सिक्योरिटी होगी, और थर्डली है पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न क्या होती है कि पॉलिटिकल डिसीजन आप लेंगे, यार हमने ना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बंद कर देना, हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एक डिज़ास्टरस टेक्नोलॉजी है। तो दुनिया जो है वो इसको ख़त्म करने के चक्करों में है। जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है और जो उनके पास न्यूक्लियर हैं, वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दिस इज़ रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो जर्मनी ने ऐसा एक कदम दिया था। इसके अलावा अभी रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, तो यूक्रेन ने भी तो 1991 में डिसमेंटल किए थे अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। दिस इज़ ऑल अबाउट। तो ये 3 रीज़न है। पहली है आपकी इकोनॉमिक रीज़न, दूसरी आपकी सिक्योरिटी रीज़न आ सकती है, तीसरी आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपना डिसमेंटल कर देते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी को। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर जो डीकमिशनिंग है वो पहले एक ही दिन में हो जाए। दिस इज़ ये तो पूरा फेज़ है, ठीक है। हम पहले फेज़ देखते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी का या न्यूक्लियर प्लांट का फेज़ देखते हैं, उसके बाद न्यूक्लियर डीकमिशनिंग कहाँ से शुरू होती है वो भी हम देखेंगे। तो पहले क्या होता है, प्री प्रोजेक्ट फेज़ होता है, यानी कि अगर आपने एक फैसिलिटी डेवलप करनी है ना, तो पहले उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। प्री प्रोजेक्ट फेज़ होता है, ठीक है। उसमें सारी तैयारी की जाती है, कंपोनेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें इकॉनमी डाली जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर पॉलिटिकल डिसीजन लाए जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट डिसीजन मेकिंग फेज़ आ जाता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ थर्ड नंबर पे जाके आता है कहीं पे जाके, ठीक है। अब पॉलिटिकल डिसीजन में क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजन में यू डिस्कस इन द नेशनल, जो आपके पार्लियामेंट होती है या आपका जो भी उस टाइम अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होती है, उसमें आप डिस्कस करते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, फिर ऑपरेशनल फेज़ आता है। अब ऑपरेशनल फेज़ ये दिस इज़ अबाउट 60 इयर्स का तकरीबन होता है, और उसके बाद फिर लास्ट में डीकमिशनिंग फेज़ आता है। डीकमिशनिंग फेज़ में इसको डिसमेंटल किया जाता है। कब डिसमेंटल किया जाता है, जब इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है, वो मुकम्मल हो जाता है, तो फिर इसको डीकमिशन किया जाता है। अब डीकमिशन कैसे किया जाता है, इसमें भी तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम लगता है, ठीक है। इसमें प्रायर फेज़ है सबसे पहले, जिसमें यानी कि आपको ऑपरेशंस जो है ना, वो आप उसको रेगुलेट करते हैं इस तरह के आपने डीकमिशनिंग की तरफ जाना है। एक्टिव फेज़ है जिसमें आप एक्टिवली डिसमेंटल करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और एंड फेज़ में क्या होता है, मुकम्मल आपका डिसमेंटल हो जाती हैं चीज़ें। आप इसको नीचे पढ़ सकते हैं सारा, मेकिंग अपडेटिंग अप्रूवल ऑफ डीकमिशनिंग प्लान ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इसको सारा पढ़िएगा तो ये अच्छा आपको फ़ील करवाएगा। तो इसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। अब जो एक्टिव फेज़ होता है उसमें ऑब्वियसली वो मैंने आपको बता दी है कि एक्टिव फेज़ में डीकमिशनिंग एक्टिवली की जाती है। उसमें यानी कि पुर्ज़ों को निकाला जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा जी, अगर हम बात करें यानी कि साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में यार सबसे पहला जो रिएक्टर था वो 4 अगस्त 1956 को इंडिया ने लगाया था, ठीक है। और उसका नाम था अप्सरा। अप्सरा रिएक्टर था, और 4 अगस्त 1956 इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। तो इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी अपना पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर जो था वो लगाया था। कब लगाया था, 1965 में। तो ये 2 डेट्स हैं, हमने याद रखनी है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि यानी कि 1942 में पहला जो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप हुई थी दुनिया में। तो विद इन यानी कि 15 इयर्स इंडिया ने, और विद इन 25 इयर्स पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी विद द हेल्प ऑफ इंडिया, वो सॉरी विद द हेल्प ऑफ यूएसए, ठीक है। अब देखते हैं इशू क्या है यार। इशू यानी कि डीकमिशनिंग का इशू क्या है साउथ एशिया में, ठीक है। हाँ, लाइक ये मेरा ख्याल थोड़ा सा अर्ली आ गया। तो इशू ये है, टेक्नोलॉजी नहीं है। साउथ एशियन स्टेट्स के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इनके पास आपकी
यानी कि कमांड की है टेक्नोलॉजी, इनके पास वेपन की टेक्नोलॉजी, इनके पास पीस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो डंप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वेस्ट जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको तो डंप करने की इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसकी वजह से ये अपने प्रोग्राम्स को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। तो फिर आप इमेजिन करें न्यूक्लियर डीकमिशनिंग जब होगी, उनके जो पार्ट्स होंगे, उनके जो वेस्ट होगा वो कहाँ पे लगा यानी डंप किया जाएगा। इसको हाई लेवल वेस्ट कहते हैं, और ये जो हाई लेवल वेस्ट है दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द ह्यूमन रेस, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रेडिएक्टिव होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। एंड फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन 1% ओनली है जो अभी ना हमारा वेपन की तरफ से आता है, अदरवाइज 99% जो हमारा है वो कमर्शियल न्यूक्लियर वेस्ट की तरफ से आता है। तो न्यूक्लियर वेपन अगर वो बना लें तो वो चलाना तो है नहीं, ठीक है, तो उसका इतना वेस्ट नहीं होता। लेकिन जब आप पीसफुल टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं देन न्यूक्लियर वेस्ट आपका ज़्यादा आता है। तो उस न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए ये मसाइल होता है। दिस इज़ द बेसिक इशू जो डीकमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स में हो रहा है। अब साउथ एशिया इसमें किस तरह टैकल कर सकता है? साउथ एशिया के पास यानी साउथ एशिया में 2 ही ममालिक हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया, तो उनके पास ही टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर की। तो इसमें जो ममालिक हैं उनके पास वेपन डेवलपमेंट है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद डिलीवरी मीन्स भी हैं इनके पास, लेकिन मसाइल कहाँ पे आ जाते हैं? टेक्नोलॉजी फॉर डीकमिशनिंग, ठीक है, इनके पास डीकमिशनिंग की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। और इसको ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, यानी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो आपको दे सकती है टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी दूसरी जो USA वगैरह हैं आप उनसे भी ले सकते हैं टेक्नोलॉजीज। तो दिस इज़ हाउ साउथ एशिया कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डीकमिशनिंग न्यूक्लियर प्लांट्स। तो अब देखते हैं साउथ एशिया में डीकमिशनिंग साउथ एशिया कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में डीकमिशनिंग का क्या स्टेटस है। आज तक ना टोटल 127 मैंने पीछे बताया था, उसमें से 90 जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो डीकमिशन किए गए हैं फ्राम यूरोपियन यूनियन की तरफ से अलोन, और 10 जो है वो किए गए हैं फ्राम USA, और बाकी आपके जो हैं रह जाते हैं तकरीबन 27 के करीब, वो अभी नहीं हुआ, वो ऑन द प्रोग्रेसिव फेज़ में है, अभी वो ट्रांजिशन फेज़ में है। वो फ्रांस में और जर्मनी में है पर्टिकुलरली, अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ अमेरिका में भी है, ठीक है। तो 2017 तक तो ये थे ना तकरीबन 100 के करीब न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी दुनिया ने डेकमिशन किए थे, लेकिन साउथ एशिया सरप्राइजिंगली एक भी अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर डीकमिशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो डीकमिशनिंग पाकिस्तान के बारे में अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का डीकमिशनिंग के हवाले से क्या स्टेप्स लिए हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है AERB, ठीक है, वो एक IEA का एक अदारा है, ठीक है, दैट इज़ अ सब डिपार्टमेंट ऑफ द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। तो उसके साथ अटैच है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इनके दोनों में आपस में फेजिंग आउट हुई है, इनके दोनों में आपस में पेपर वर्क हुआ है, ठीक है, कि पाकिस्तान को वो डीकमिशनिंग सिखाएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे पहले ही इकोनॉमिक कंडीशन इतनी लॉस में है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। यानी कि जो AERB है उनका है जी, वो प्रोविजंस देंगे, कोर्स देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे टू PNRA यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो ऑफिशियल होंगे उनको कोर्स देंगे। कोर्स क्या होता है बेसिकली? दीज आर द कोर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डीकमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। अब इस डिटेल है, थोड़ी सी फिजिक्स है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। तो पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? यानी कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय इन कुछ एग्रीमेंट्स के, वो भी किसके साथ? द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के साथ, और फिर ये सब अदारा है IAEA का। तो ठीक है, अब पाकिस्तान को पेपर पे रिलायंस के अलावा आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान को मार्केट में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे इस्तेफादा करना चाहिए, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मार्केट में काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है जो IAEA को भी टक्कर दे सकती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि USA है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। दीज आर मच लेस हैजर्डियस, तो पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज दीज आर गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। अब वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है यार? आप खुद बताएं ना। इंडिया और पाकिस्तान दो ही तो ममालिक हैं, लेकिन ये दोनों क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के लिए पॉलिसीज़ तो इकट्ठे बना रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑन बोर्ड फॉर द क्लाइमेट का रिलेटेड कंडीशंस।
और यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उनको एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसा भी डेवलप करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर डीकमीशनिंग को भी वो अपने एजेंडा में शामिल करें। अब क्यों शामिल करें यार, दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंट्रीज हैं और दोनों आर्च राइवल्स हैं, तो दोनों ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली इस तरह डिज़ाइन की हुई हैं कि दोनों के बॉर्डर्स के एक दूसरे के करीब। अब दोनों का यार अगर कहीं भी कोई मसला हुआ तो स्पिल ओवर कहाँ से होगा? ऑब्वियसली टू द यानी अदर नेशन, तो ये क्रॉस बॉर्डर मसाइल भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमें ना जैसे ये कौमें हैं, इन्होंने डिलीवरी सिस्टम, वेपन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब पे फोकस किया, इसी तरह डी कमीशनिंग के प्रोसेस पे भी फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और साउथ एशिया में सिर्फ वेपन बिल्डिंग से हमें न्यूक्लियर पावर से हमें डी कमीशनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल एंड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बिफोर लिविंग द लेक्चर यार सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, ताकि आप लोग इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स को दोबारा सुन सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।